Very good morning, friends, and welcome to our next Friday session after a long time. And as you all know, this Friday we have altogether a different topic, which is the current topic Agnipath Scheme 2022. All of you might be aware of this. Oh, not this. Oh, अमिताभ बच्चन का अग्निपथ नहीं बात कर रहे थे हम लोग ऋतिक रोशन और अग्निपथ भी नहीं बात कर रहे यहाँ पर. We are here to discuss the latest scheme. बिल्कुल एक वीक पहले अनाउंसमेंट लगभग हुआ है and this is all the latest thing what we are discussing. It is the recruitment process. Those who are going to enter the defense candidates उनको ये लोग बुलाएंगे अग्निवीर. और अग्निवीर का जो टेन्योर रखा गया है वो रखा गया है 4 years of service. 4 years of service कहाँ सर्व किया जाएगा? राइट फ्रॉम इंडियन आर्मी टू इंडियन नेवी टू एयरफोर्स, तीनों जगह डिफेंस में यही टेन्योर के साथ आज एंट्री की जाएगी और जो पोस्ट दी जाएगी उसको बोला गया है अग्निवीर. तो ये स्कीम में ऐसा क्या यूनिक था, क्या अनाउंसमेंट था एग्जैक्टली? डिफेंस मिनिस्ट्री अलॉन्ग विद द चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स चीफ, they announced on 14th of June about this Agnipath scheme and the recruitments of Agnipaths. Exactly ये स्कीम के डिटेल्स क्या थे वो देखेंगे हम लोग. Why अग्निपथ स्कीम, आखिर ये अग्निपथ स्कीम का जरूरत क्या था? तो डिफेंस में जो पेंशन, जो डिफेंस पर्सनल को पेंशन दी जाती है वो, और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो भी आप इक्विपमेंट्स देखते हो, राइट फ्रॉम द वेपन्स टू बिग इक्विपमेंट्स टू व्हीकल्स एंड एवरीथिंग व्हाट दे रिक्वायर, ये जो खर्चा होता है गवर्नमेंट का, ये खर्चे का थोड़ा एनालिसिस आपको स्क्रीन पर दिखेगा. आप ये एनालिसिस को बहुत अच्छे से नहीं देख पाओगे, इसलिए मैंने और उसे एनालाइज करके भी यहां पर आपको दिखाया है. अगर 2009-10 से 2013-14 तक के आप एक्सपेंडिचर्स को देखो जो स्क्रीन पर आपको दिखेंगे, तो इन एक्सपेंडिचर्स में आपको दिख रहा है कि ये एक्सपेंडिचर्स काफी ज्यादा थे कैपिटल एक्सपेंडिचर में और बहुत कम खर्चा जाता था पेंशन में 2009-10 से लेकर 13-14 तक. बट फिर 13-14 के बाद 14-15 में गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई थी, आपको याद होगा तो, 1 रैंक 1 पेंशन. 1 रैंक 1 पेंशन की वजह से ये जो एक्सपेंडिचर्स है, ये एक्सपेंडिचर्स जो पेंशन पे हुआ करते हैं वो ज्यादा बढ़ चुके थे और आपके जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट है वो श्रिंक हो चुका था. आप थोड़ा एनालिसिस अच्छे से करोगे तो आपको समझेगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो है वो 14-15 में ड्रॉप हो चुके थे 5,700 करोड़ से, जबकि मनी स्पेंट ऑन पेंशन इंक्रीज हो चुका था 15,000 करोड़ से. सो ये हमारे देश के लिए अच्छी बात है, हम कम खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कर रहे हैं और ज्यादा खर्चा पेंशन में कर रहे हैं. ये हमारे देश के लिए अच्छा है फ्यूचर के हिसाब से? ऑफ कोर्स नहीं है. एंड इसका और डिटेल एनालिसिस में आपको दिखाता हूं. ये देखिए, हम लोग पहले कितना ज्यादा खर्चा करते थे कंपेयर टू पेंशन. हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 70% एक्सपेंडिचर ज्यादा करते थे, बट धीरे धीरे बाद में क्या हो गया, हमारा एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में बहुत कम और पेंशन पे बहुत ज्यादा हो गया और देखते ही देखते वो नैरो डाउन होने लग गया गैप उनका. एंड लास्ट ईयर में अगर आप देखोगे तो हमने पेंशन पर ज्यादा खर्चा किया है और डिफेंस के कैपिटल एक्सपेंडिचर्स पर हमने कम खर्चा किया है. सो दिस इज ऑब्वियसली अ काइंड ऑफ नॉट गुड सिग्नल फॉर आवर कंट्री. 1979 में मतलब चीन से हार गई थी हमारी 1962 में. उसके बाद 1979 में रिपोर्ट्स भी पब्लिश हुए थे कि वो हार हमने क्यों झेली, आखिर वो हार का रीजन क्या था. और मेन रीजन पाया गया कि हमारे आर्मी में जो लोग हैं, मेनली डिफेंस में जो लोग हैं, उनकी एज ग्रुप बहुत ज्यादा है कंपेयर टू बाकी आर्मीज. जबकि हमारे पास, हम तो देश जवानों का बोलते हैं और एक्चुअली पॉपुलेशन वाइज भी देखा जाए तो हमारे पास यंगस्टर्स ज्यादा है, बट बावजूद इसके आर्मी में हमारे पास यंगस्टर्स ज्यादा नहीं है. तो ये जो अग्निपथ स्कीम लाई गई है, इस अग्निपथ स्कीम का मेन बेनिफिट ये होगा दोस्तों कि हमारा जो एज फैक्टर है, यहाँ पर जो एवरेज एज ऑफ 32 पर है हम लोग अभी, वो सीधा ड्रॉप डाउन हो जाएगा और कहां पर आ जाएगा, एज ऑफ 26 पर आ जाएगा. मतलब हमारे जो सैनिक लोग रहेंगे उसमें मैक्सिमम जवान लोग रहेंगे, राइट. एंड इसके बाद ये स्कीम का फायदा ये, अच्छा ये आप सोच रहे होंगे सर जवान लोग कैसे एडमिट होंगे? क्योंकि जवान लोग इसलिए एडमिट होंगे बिकॉज ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि आपका जो रिक्रूटमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा राइट फ्रॉम द एज ऑफ 17.5 एंड फर्स्ट 6 months इनको ट्रेनिंग दिया जाएगा एंड फिर 21 ईयर तक ही इनको रखा जाएगा सर्विस में. एक्टिव सर्विस में कब तक रखा जाएगा? 21 ईयर्स तक. सो इस लॉजिक से जो एवरेज एज है वो ड्रॉप डाउन हो जाएगा और 26 ईयर्स पे आ जाएगा. 26 ईयर्स का लॉजिक भी आपको समझ जाएगा. आप ये देख के सोच रहे होंगे कि आर्मी में तो 21 के आगे कोई नहीं रहेगा, बट ऐसा नहीं, इनकी स्कीम पूरी जान लेते ताकि हमको ये समझेगा.
तीनों ब्रांचेस जो है हमारे डिफेंस के, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ये तीनों ब्रांचेस का क्राइटेरिया यही रखा गया है। एंड एक जो पहला साल है वहां पर रिक्रूटमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ाए गए। 46,000 youngsters will be hired. They will be called as Agniveers and they will be in the age bracket of 17.5 to 21 years. इनके रिक्रूटमेंट के ये क्राइटेरियाज रहेंगे तीनों जगह। एंड इसके अलावा ये स्कीम की स्पेशलिटी क्या है, 4 सालों के सर्विस दिए जाएंगे, एक्सेप्ट अभी जो करंट सिनेरियो, उस सिनेरियो में 15 से 19 साल की सर्विस होती है, उसकी जगह सिर्फ 4 सालों का सर्विस रहेगा। एंड फर्स्ट 6 मंथ्स पूरा ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, जिसमें ये यंगस्टर्स जो वीर जवान है इनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, नॉट जस्ट फिजिकल बट मेंटल ट्रेनिंग ऑल्सो, ताकि वो डिजास्टर सिचुएशन भी हैंडल कर पाए बहुत अच्छी तरीके से। इनके पे पैकेजेस जो रहेंगे वो ऑर्डिनरी पे पैकेजेस से बहुत ज्यादा रहेंगे, क्योंकि एट द एज ऑफ 17.5 nobody will pay you 30,000 a month. They will be paid 30,000 a month in the first year. Every year the increment in the salary will be of 10%, मतलब next year 33, next year 36.5, उसके बाद 40,000 के आसपास। इन 4 सालों में इनका सैलरी इस तरीके से बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली अच्छी बात है कि कम उम्र में ये बहुत अच्छी कमाई भी करेंगे। एट द सेम टाइम इनके सैलरी में से 30% अमाउंट डिडक्ट किया जाएगा, मतलब इनके इन हैंड सैलरी ये नहीं है जो आपको अभी दिखाई गई है, इनमें से 30% अमाउंट गवर्नमेंट डिडक्ट करेगा, इक्वल अमाउंट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगा, और ये पूरा पैसा जाएगा सेवा निधि कॉर्पस में। एक ऐसा फंड, सेवा निधि फंड, जहां पे 30% इनके सैलरी का अमाउंट जा रहा है, 30% गवर्नमेंट का अमाउंट जा रहा है, एंड वो कॉर्पस जमा होता रहेगा, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स आते रहेंगे। एट द एंड ऑफ 4 इयर्स ऑब्वियसली वो पैसा मैच्योर होगा, बट इन 4 इयर्स की सर्विस के अंदर जवानों को इंश्योरेंस दिया जाएगा, ऑब्वियसली लाइफ इंश्योरेंस भी दिया जाएगा, एंड डिसेबिलिटी कंपनसेशन भी दिया जाएगा, मतलब वॉर या कोई भी सिचुएशन में अगर उनका कोई डिसेबिलिटी हो जाता है तो उनको डिसेबिलिटी का कवरेज भी मिलेगा। 4 सालों के बाद क्या होगा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 21 में सब आर्मी के लोगों को, अग्निवीर्स को रिटायर नहीं कर दिया जाएगा, एग्जिट नहीं कर दिया जाएगा, उनमें से बेस्ट पॉसिबल 25% लोगों को आगे कंटिन्यू किया जाएगा टिल देयर रिटायरमेंट, उनको रखा जाएगा 15-19 सालों तक। बट 75% लोगों का क्या, 100 लोगों की एक बैच आई, उसमें से 75% लोगों को बोला आप 21 ईयर्स तक की सर्विस दोगे, उसके बाद आप एग्जिट, एंड सिर्फ 25% लोग, जो 25 लोग हैं, उनको आगे रखा गया है ताकि वो आर्मी के पोस्ट में और आगे जाए और लीड करे आगे। बट फिर ये 75% लोग जो है ये एग्जिट कर लेंगे, तो इनका एग्जिट प्लान क्या रहेगा? क्या ये लोग सिर्फ वो सैलरी पे खुश है? इनकी जब सैलरी दी गई थी तो सैलरी में से 30% डिडक्ट किया था, गवर्नमेंट ने इक्वल 30% अमाउंट का जो अमाउंट रहेगा वो कंट्रीब्यूट किया था, और सेवा निधि फंड में जो पैसा गया था 4 सालों के पीरियड एंड होने के बाद ये पैसों का मैच्योरिटी वैल्यू होता है 11.77 लाख रुपीस, जो उनको 21 साल की उम्र में पे किया जाएगा। तो मतलब 75% जवानों को हम बोल रहे हैं कि ठीक है आप एग्जिट करो, मगर विथ अ गुड कॉर्पस अमाउंट, विथ अ वेरी गुड कॉर्पस अमाउंट। 21 साल की एज आप सबको पता है, स्टूडेंट एज ऑलमोस्ट एंड होती है, उस टाइम पर आपको 12 लाख रुपीस अप्रोक्सीमेटली कैपिटल मिल रहा है टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, टू डू एनीथिंग व्हाट यू वांट। सो एक आपका स्टार्टअप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये जो पैसा दिया जाएगा ये टोटली टैक्स फ्री पैसा रहेगा, इसका मतलब 11.77 लाख इनके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आएंगे, राइट। एंड फिर ये प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है? अगर ये सब इतना अच्छा है तो फिर प्रोटेस्ट का रीजन क्या है? प्रोटेस्ट के बहुत रीजन है दोस्तों। सबसे मेन हम लोग पॉलिटिकल रीजंस या ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा रीजंस पर फोकस नहीं करेंगे। मेनली जो टाइम्स ऑफ इंडिया या बाकी अच्छे न्यूज़पेपर्स में जो आर्टिकल्स आए उसको अगर मैं पॉलिटिकल व्यू साइड में रखूं तो मुझे मेन जो रीजंस दिखे मैं आपके सामने वो प्रेजेंट कर रहा हूं। रीजंस मुझे 5 मेन दिखे, जिसमें से 4 पहले डिस्कस करेंगे, एंड में एक अलग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रीजन फॉर प्रोटेस्ट वाज आफ्टर 4 इयर्स ऑफ सर्विस इफ जवान हैड टू एग्जिट, मतलब वो कौन से कैटेगरी में आ रहा है? 75% वाले। सो व्हाट विल बी हिज फ्यूचर? तो क्या ये आर्मी का जो पीरियड जो 15 से 19 साल तक होता है जनरली, वो सिर्फ 4 सालों तक ला दिया गया, और 4 साल बाद उस पर्सन को एट द एज ऑफ 21 बोला कि अब आप जा सकते हो, तो उसका फ्यूचर का क्या? प्रोटेस्ट का रीजन नंबर 2 ये है कि आप ये सोचिए कि आपको इतना बड़ा रिस्क लेकर 4 साल की सर्विस मिल रही है, आप टेररिज्म को झेलोगे, आप बॉर्डर पर ऑब्वियसली वर्स्ट टेम्परेचर्स में देश की सुरक्षा करोगे, रक्षा करोगे, एंड ये सब के बाद आपको 21वें साल की एज में बोलेंगे ओके टाटा बाय बाय। तो ऑब्वियसली आप इतना बड़ा रिस्क क्यों झेल रहे हो अगर आपको सिर्फ 4 साल का सर्विस मिल रहा है? तो इससे अच्छा तो ये है कि आप एयरफोर्स, आर्मी या नेवी की जगह सीधा सीधा सीबीआई में चले जाओ या पुलिस में चले जाओ,
कम से कम आपका पूरा लाइफ का जो फ्यूचर है वो सिक्योर रहेगा। रीजन नंबर 3, वाई नो पेंशन फॉर जवान। ये लोगों ने ये स्कीम के अंदर जवान को क्या बोला, 21 साल की उम्र में आप रिटायर एग्जिट ले लोगे, उसके बाद आपको पेंशन नहीं मिलेगा। तो ये लोग बोल रहे पेंशन ऐसा क्यों कट कर रहे हो? तो जवाब आया कि हमारे बजट पे बहुत बड़ा इंपैक्ट हो रहा है। हमारे बजट का अधिकतर पैसा कहां खर्च होना चाहिए? कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ, बट कहां खर्च हो रहा है? पेंशन्स की तरफ। तो वो हम चेंज करना चाहते हैं। तो इन्होंने बोला कि अगर आपके बजट में पेंशन ही इतना बड़ा कंसर्न है तो फिर बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का भी पेंशन क्यों नहीं कट करते? हम जवान लोग बॉर्डर की सुरक्षा करते, देश की सुरक्षा करते, हम लोग तो एक्सट्रीम सिचुएशंस हैंडल करते हैं और हमारी पेंशन आप कट कर रहे हो। बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जैसे कि एमएलएज, एमपीज, इनका भी पेंशन कट करो। ये रीजन नंबर 3 है। और रीजन नंबर 4 ये है कि जिन लोगों ने अपना सपना देखा था करियर का कि वो जवान बनेंगे, मतलब आर्मी में जाएंगे, नेवी में जाएंगे, एयरफोर्स में जाएंगे, उनके तो 2 साल कोविड की वजह से वेस्ट हो गए। और अचानक से फिर रूल चेंज हो गया कोविड के बाद कि अब उम्र हो गई 17.5 साल एंट्री की। और शायद कोई ऐसा पर्सन है जिसने 17 ईयर्स, 15 ईयर्स, 14 ईयर्स, 13 ईयर्स से सपना देखा है कि मिलिट्री में जाना है। पिछले 2-4 सालों से बहुत कड़ी मेहनत भी की रहेगी, मगर पिछले 2 सालों में एक भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, आर्मी में हो या नेवी में हो या एयरफोर्स में हो, ड्यू टू कोविड। अब उस पर्सन की क्या गलती है? वो तो आज उम्र के 19 ईयर्स पे खड़ा है, समझे क्या आप? और उसका फ्यूचर तो पूरा बर्बाद हो गया। तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये 4 रीजन मुझे भी मिले और एक 5वां एंड में डिस्कस करेंगे। तो ये 4 रीजन का फिर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन टू द फर्स्ट एंड सेकंड रीजन। आपको फर्स्ट एंड सेकंड रीजन के लिए रीजन वापस से याद दिलाना पड़ेगा। क्या रीजन थे इनके प्रोटेस्ट के दोस्तों? इनका रीजन नंबर 1 था कि 4 सालों बाद इनका फ्यूचर क्या है, और रीजन नंबर 2 था कि हम इतनी बड़ी रिस्क क्यों ले, अगर 4 सालों का ही हमारा करियर स्पैन है तो उससे अच्छा हम पुलिस या सीबीआई में चले जाएं। ये रीजन 1 और 2 है। इसका सॉल्यूशन दोस्तों बहुत सिंपल है। अगर एयरफोर्स में कोई सोल्जर ट्रेनिंग लेकर एयरफोर्स में दाखिल हो चुका है, इसका मतलब उसके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एयरवे इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छे ना, एयरलाइन इंडस्ट्री में भी वो काम कर सकता है। दे कैन वर्क विथ एयरलाइन कंपनीज, क्योंकि ही इज नाउ एक्सपर्ट इन एयरफोर्स वगैरह में रहकर, तो एयरलाइंस के बारे में उनको बहुत अच्छा नॉलेज रहेगा। साथ ही साथ अगर कोई नेवल रिक्रूटमेंट में चला गया है तो ऑब्वियसली उनके 4 साल की ये ट्रेनिंग, मतलब ये पीरियड एंड होने के बाद 21वें साल के बाद ही कैन टारगेट टू वर्क विद सम मर्चेंट शिपिंग कंपनी, सम क्रूज कंपनी, बिकॉज ही हैज वेरी गुड नॉलेज ऑफ दैट सेक्टर। अगर कोई काम करता है और काम करने के बाद लेट्स से एट द एज ऑफ 21 वो लोग एग्जिट कर देते, वो लोग 75% में आ गए, तो वो लोग कॉर्पोरेट्स के अंदर भी जॉब कर सकते हैं, बिग कॉर्पोरेट हाउसेस में भी वो लोग जॉब कर सकते हैं। उनको जॉब देने के लिए क्या अलग प्रोविजन है? इज वेरी सिंपल। अगर ये लोग 21वें साल में एग्जिट प्लान लेते तो इनके जो भी ट्रेनिंग पीरियड में स्किल्स इन्होंने सीखे रहेंगे, ये स्किल्स को 50% वेटेज दिया गया इनके ग्रेजुएशन के अंदर। मतलब 21 के एज के बाद ये लोग ग्रेजुएशन के लिए आगे बढ़ सकते हैं और इनको 50% वेटेज क्यों मिलेगा? बिकॉज इन्होंने ऑलरेडी ट्रेनिंग और वो स्किल्स लिए मिलिट्री में, और बचा हुआ 50% वो लोग स्किल्स कहां से लेंगे? आपके सब्जेक्ट से, इकोनॉमिक्स, लैंग्वेजेस वगैरह सबसे, और उनको बैचलर्स डिग्री मिल सकता है। उनके लिए यहां पर कॉर्पोरेट्स वगैरह में वेलकमिंग नोट से काफी अच्छे कॉर्पोरेट टॉप हेड ने वेलकम किया ये मूव को और बोला कि हम लोग ये जवानों को रिक्रूट करेंगे। और ये जो मैं आपको इंफॉर्मेशन बोल रहा हूँ ये ट्विटर के बेसिस पर बोल रहा हूँ। ट्विटर में आप लोग देख सकते हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी से लेकर टाटा कंपनी तक हर एक के टॉप पर्संस ने ये वेलकमिंग मूव बोला है और बोला है कि हम लोग इनको रिक्रूट करने के लिए रेडी है। और रीजन बहुत सिंपल है, अगर जवानों को ट्रेनिंग दिया गया है तो मेनली वो सीखते हैं डिसिप्लिन। जवानों की ट्रेनिंग में वो सीखते हैं डिजास्टर्स सिचुएशन में कैसे उसको हैंडल करना है। तो ऑब्वियसली देयर कंपनी दे नीड दिस क्वालिटीज। तो कॉर्पोरेट में भी इनका बहुत अच्छा स्कोप हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इनके लिए 10% एडिशनल रिजर्वेशन डिक्लेयर किया। जो भी रिजर्वेशन आज मिलिट्री के लिए वो वैसे ही रहेंगे, उसके अलावा 10% अग्निवीर के लिए रिजर्वेशन रहेगा जॉब्स में, स्पेसिफिकली सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में एंड आसाम राइफल्स में। आसाम राइफल ये एक आर्मी का ही ब्रांच है जो ब्रिटिश एरा में स्टार्ट हुआ था, तो उनके अंडर भी इनको रिजर्वेशन 10% दिया गया है। तो उनको जॉब सिक्योरिटीज वगैरह तो है, अगर वो चाहे तो लाइफ में आगे वो कर सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात आप भूल रहे होंगे, 11.77 लाख उनको मिले थे, तो उससे वो खुद का एक स्टार्टअप आइडिया भी आगे बढ़ा सकते हैं। फंडिंग मिला है थोड़ा सा क्यों ना हो। अब सॉल्यूशन फॉर रीजन नंबर 3, आपको रीजन 3 याद है क्या? व्हाई नो पेंशन टू अस ओनली
अगर कट करना है तो पूरे एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का सबका कट कर लो। तो उसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है कि इनका जो पेंशन है अमाउंट वो बहुत बड़ा अमाउंट है। वन रैंक वन पेंशन की वजह से इनके पेंशन का अमाउंट बहुत बड़ा बन चुका है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। 2014 इमेजिन कीजिए, सपोज एक पर्सन रिटायर होता है आर्मी से और 2021 में दूसरा पर्सन रिटायर होता है आर्मी से। वन रैंक वन पेंशन के मुताबिक जितना इनको पेंशन मिलेगा अभी उनकी सैलरी पर, सेम पेंशन 2014 वाले रिटायर पर्सन को भी मिलेगा। मतलब 14 वाला रिटायर पर्सन जब रिटायर हुआ था उसका सैलरी सपोज 50,000 था। ऑब्वियसली आर्मी, नेवी फोर्स या एयरफोर्स हो, सैलरी पैकेजेस बढ़ते हैं। 2021 तक किसी और का पैकेज वही पोस्ट पर 70,000 का हो गया रहेगा, तो रिटायरमेंट के वक्त उसको पेंशन मिलेगी सपोज 70,000, तो इस पर्सन को भी 50 की जगह 70,000 ही पेंशन मिलेगी। वन रैंक वन पेंशन की वजह से हो क्या रहा है, 2021 में जो पर्सन रिटायर हुआ उसको जितनी पेंशन दी गई, सेम पेंशन 14 वाले को भी दी जाएगी, 15 वाले को भी दी जाएगी, 16 वाले को भी दी जाएगी, बिकॉज दोनों का रैंक सेम था तो पेंशन भी सेम रहेगा। तो इस वजह से पेंशन का आउटफ्लो बहुत बढ़ रहा है। एमपीज, एमएलए सबका पेंशन का अमाउंट अगर हम कट भी कर ले तो इतना बड़ा क्वांटम नहीं हो सकता है। दिस फिगर I have not worked out, but I have not vouched for also, but it works around 11,000 crores। पेंशन का सिर्फ अगर हम लोग बात करेंगे 11,000 करोड़ का पेंशन जाता है 1000 जवानों के पीछे। तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा इंपैक्ट है। एमपीज, एमएलए की हद तक इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं आता है। एंड फोर्थ रीजन का सॉल्यूशन क्या, रीजन नंबर 4 क्या था दोस्तों, 2 साल कोविड में जिसके वेस्ट हो गए, जिसने बचपन से सपना देखा है कि मिलिट्री में जाना है, उसका क्या होगा। तो उसका सिंपल लॉजिक है, इन्होंने उसके ऊपर पहले कोई लॉजिक से मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं लाया था, बट प्रोटेस्ट के बाद इन्होंने सोचा उसके ऊपर और इन्होंने बहुत ही अच्छा उसके अंदर चेंज लाया। जो 46,000 यंगस्टर्स रिक्रूट किए जाएंगे एज अग्निवीर, उनकी एज क्राइटेरिया ओनली फॉर द फर्स्ट ईयर कितना रखा गया है, 23 इयर्स ऑफ द एज इंस्टेड ऑफ 21, मतलब 2 साल उनके बढ़ा कर मिल गए उनको। तो कोई बात नहीं, अगर आप कोविड टाइम्स की वजह से आपका ये अपॉर्चुनिटी खो गया होगा तो अभी भी आपके पास फर्स्ट ईयर ऑफ रिक्रूटमेंट की हद तक आपके चांसेस रहेंगे कि आप आगे बढ़ सकते हो। तो इसका भी सॉल्यूशन है। एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर आर्मी बट फॉर नेवी एंड एयरफोर्स ऑल्सो। एंड ये एक्सेप्शनल एज जो रखी गई है ये सिर्फ कोविड टाइम्स के वो 2 साल जाने की वजह से रखी गई है। तो ये 4 प्रॉब्लम्स और इन 4 प्रॉब्लम्स का ये सॉल्यूशन था। सबसे बड़ा और मेजर प्रॉब्लम ये मुझे 5th प्रॉब्लम लगता है जो मेन रीजन है प्रोटेस्ट का, और मेरा ओपिनियन मैं एंड में आपको बताऊंगा। सो रीजन नंबर 5 प्रोटेस्ट का ये है दोस्तों, बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस न्यू स्कीम फॉर रिक्रूटमेंट, इंडियन गवर्नमेंट डिड नॉट प्रोड्यूस एनी व्हाइट पेपर ऑन दिस। कोई भी ड्राफ्ट पेपर, पब्लिक ओपिनियन कुछ नहीं मांगा। अच्छा, इसके आगे भी इसका इंप्लीमेंटेशन, दिस स्कीम वाज नेवर डिबेटेड इन द पार्लियामेंट नॉर डिबेटेड इन द पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस। पार्लियामेंट का एक डेडिकेटेड कमेटी है, डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है वो, उनके साथ भी इनका डिस्कशन नहीं हुआ, ना ही पार्लियामेंट में ये मुद्दा कभी रखा गया गवर्नमेंट के साइड से। डायरेक्ट डिसीजन अनाउंस किया गया। तो जिस तरीके से ये इंप्लीमेंट किया ना वो बहुत ही गलत था। नो इंफॉर्मेशन अबाउट द स्कीम वॉज गिवन टू द पब्लिक प्रायर टू इट्स अनाउंसमेंट। ना ही उनके पब्लिक व्यू मांगे गए, ना ही कुछ मांगा गया। तो ऑब्वियसली मेन जो एक लॉ फॉर्म होना, एक रिफॉर्म लाना, उसका एक तरीका होता है। हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में ऑफकोर्स वो तरीका फॉलो होना चाहिए। अगर वो तरीका ही फॉलो नहीं हुआ तो ऑब्वियसली डिजास्टर तो होना ही है। तो इसका रिजल्टेंट इंपैक्ट क्या है कि सब जगह लॉस टू गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एंड पब्लिक प्रॉपर्टी हो रहा है। आप न्यूज में देख ही रहे होंगे इस टाइप के फोटोज। लोग प्रोटेस्ट पे आ गए, लोग आग लगा रहे, लोग नारे लगा रहे, रोड ब्लॉक कर रहे। पब्लिक प्रॉपर्टी हो या प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, अलग अलग स्टेट्स में सब जगह जलाई जा रही है और सब लोग रोड पर उतर आए। एंड इसके पीछे पॉलिटिकल मुद्दा भी हो सकता है, नो डाउट, बिकॉज इन लोगों को प्रोवोक करने के लिए आगे पॉलिटिकल भी हो सकता है। बट टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्स दैट, मेरा ओपिनियन ये इस बारे में कि अगर ये स्कीम लाई जाती थी एक तौर तरीके से, एक सिस्टम से, व्हाइट पेपर प्रिपेयर किया जाता था, पार्लियामेंट में इसके ऊपर डिस्कशन किया जाता था, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में तो ऑब्वियसली वी हैव द राइट टू नो एवरीथिंग। सो ऑब्वियसली ये स्कीम जो है ये पब्लिक को पहले समझानी चाहिए थी कि ये स्कीम्स की डिटेल क्या है, रादर देन डायरेक्ट अनाउंसमेंट ऑफ द स्कीम। सही है ना। एंड ये स्कीम के रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते थे, कम से कम ऐसे नहीं होते थे। 700 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन हुआ है, 700 करोड़। कैन यू इमेजिन?
एंड हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 11,000 करोड़ बचाने की, जिसमें से ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ तो प्रोटेस्ट में जल चुके गवर्नमेंट के। कितने सारे प्राइवेट व्हीकल्स भी जल चुके, आपने वीडियो देखा रहेगा। ऑब्वियसली लोगों का हार्ड एंड मनी पूरा वेस्ट हो रहा है। एंड जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोगों के अगेंस्ट गवर्नमेंट ने बोला कि वी विल नॉट रिक्रूट दिस पर्संस हु आर प्रोटेस्टिंग, वी विल नॉट रिक्रूट देम। बट वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट था। बट एट द सेम टाइम मैं अदर साइड भी बोलना चाहूंगा कि अगर प्रोटेस्ट करना ही था तो यही तरीका नहीं था। अगर प्रोटेस्ट करना था तो ये तरीका नहीं था, क्योंकि आप मिलिट्री में जा रहे हो तो सबसे पहले आपके अंदर आनी चाहिए डिसिप्लिन। आपके अंदर आना चाहिए कि सिचुएशन जो डिजास्टर्स है उसको भी आप कैसे बेस्ट पॉसिबल मैनर में हैंडल कर सको। और इन लोगों ने ऐसा कर प्रूव कर दिया कि ये मिलिट्री में नई सिचुएशंस हैंडल कर सकते हैं। आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एरा में हैं। आप लोगों ने सबने ट्विटर हैंडल के बारे में सुना रहेगा, जहां पे मिनिस्ट्री का हर आदमी इन्वॉल्व होता है। आप सादा ट्रेन में ट्रैवल कर लो, आपको प्रॉब्लम आने दो, आप ट्वीट करो, आपको तुरंत रिप्लाई आता है, इमीडिएट हेल्प भी वहां पहुंच जाती है। अगर इन लोगों को प्रोटेस्ट करके इतना ही प्रॉब्लम था तो ये लोग ट्विटर का, डिजिटल एरा में रह रहे तो ट्विटर का फायदा ले सकते थे ये लोग, जहां पर पूरे मिनिस्ट्री के लोग रुके आंसर देने के लिए। दे हैव टू आंसर देयर, ट्रेल ऑफ मैसेजेस चालू हो जाता है। तो ऑब्वियसली लर्नेड पीपल ये लोग प्रोटेस्ट करने के लिए अलग तरीके से भी प्रोटेस्ट कर सकते थे। तो मैं बोलूंगा दोनों साइड गलती थी, गवर्नमेंट का इंप्लीमेंटेशन साइड गलत था और इनका प्रोटेस्ट साइड भी गलत था। ये मेरा ओपिनियन है, आई माइट बी रॉन्ग बट दिस इज माय ओपिनियन एंड दिस वाज ऑल अबाउट द अग्निपथ scheme which was announced on 14th of June 2022. Thank you very much friends. I hope you like the presentation. For more such case studies you can follow my YouTube channel in the name of Prashant Sada. Do like, subscribe and share the channel. Thank you very much friends.